जरा सोचिए, किसी भी देश की कहानी, उसकी शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? शायद उन पहली पहली किताबों से, है ना? उन पाठों से जो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में सिखाए जाते हैं। तो आज हम ठीक यही करने वाले हैं। हम तीसरी क्लास की एक किताब का एक चैप्टर लेंगे और उसे परत दर परत खोलकर देखेंगे कि कैसे बचपन में ही एक राष्ट्रीय पहचान की नींव डाली जाती है। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, चैप्टर खुलते ही सीधी ये दो लाइनें सामने आती हैं। और जरा इनकी भावना को महसूस कीजिए। भारत तू है हमको प्यारा, तू है सब देशों से न्यारा। ये सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं हैं, ये तो एक ऐलान है, एक एहसास है। बच्चों के मन में सीधे सीधे प्यार और अपनेपन का एक टोन सेट कर दिया जाता है कि भाई भारत सिर्फ एक देश नहीं, ये तो सबसे अलग है, सबसे न्यारा, सबसे प्यारा है। तो ये जो कविता है ना, ये सिर्फ यूं ही नहीं है। असल में ये इस पूरे पाठ की बुनियाद है। एक ऐसी नींव जिस पर आगे चलकर समझ, भाषा और राष्ट्रीय गौरव की पूरी इमारत खड़ी की जाएगी। इसके जो लेखक हैं, सोहन लाल द्विवेदी, उनका मकसद बिल्कुल साफ है। वो चाहते हैं कि बच्चों के मन में देश के लिए एक गहरा स्नेह और गर्व पैदा हो। और पता है, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए ये एक बहुत जानी मानी तकनीक है। मतलब किसी भी मुश्किल बात या आलोचना से पहले एक मजबूत, एक पॉजिटिव रिश्ता बना दो। तो यहाँ कोई कमी नहीं, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ एक सुंदर, एक आदर्श तस्वीर पेश की गई है। तो सवाल ये है कि ये तस्वीर, ये छवि बनती कैसे है? कविता आखिर किन चीजों का इस्तेमाल करती है? चलिए आगे देखते हैं कि कैसे शब्दों के सहारे पूरे देश का एक नक्शा खींचा जा रहा है। अब यहां देखिए, कमाल की बात है। भारत के भूगोल को, मतलब पहाड़ों और समंदर को, एक इंसान का रूप दे दिया गया है। हिमालय क्या है? वो एक सुंदर सा मुकुट है। और समंदर, वो पैर धो रहा है। सोचिए, ये एक लगभग देवी देवता वाली छवि है जो देश को एक ऐसी हस्ती बना देती है जिसका आदर किया जाए, जिसकी पूजा की जाए। और फिर बात आती है नदियों की, गंगा और यमुना। यहाँ भूगोल और आध्यात्मिकता को कैसे एक साथ मिला दिया गया है। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये तो पवित्रता का सोर्स हैं। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि पूरे जग को, पूरी दुनिया को पवित्र कर रही हैं। ये बात बच्चों के दिमाग में सांस्कृतिक तौर पर बहुत गहरी बैठ जाती है। अब देश की जमीन की बात हो रही है। उसे कैसे दिखाया गया है? एक ऐसे सोर्स की तरह जहां सब कुछ है, अन्न, फूल, फल, जल। एक ऐसी धरती जो एक माँ की तरह सबका पेट भरती है, सबका ख्याल रखती है। और सिर्फ यही नहीं, यहां तो रत्न और जवाहर भी हैं। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि हमारा देश अमीर है, संपन्न है। और फिर कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब देश की पहचान सिर्फ पहाड़ों, नदियों या दौलत से नहीं है, बल्कि उसके लोगों से है, उसके महान बेटों से है। राम और कृष्ण जैसे बड़े नामों का जिक्र करके कविता एक विरासत बनाती है, एक महानता की परंपरा। ये बताती है कि ये जमीन हमेशा से ही नामी और महान लोगों की धरती रही है। तो कविता तो हो गई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि इन आइडियाज को बच्चों के दिमाग में पक्का कैसे किया जाता है। ये सिर्फ कविता सुनाकर छोड़ नहीं देते, बल्कि एक्सरसाइज के जरिए इन बातों को और गहरा किया जाता है। ये एक बहुत ही सोची समझी टीचिंग स्ट्रैटेजी है। जैसे किताब पहले कविता की ये लाइन उठाती है, गंगा यमुना की है धारा, जो कि बहुत इमोशनल लाइन है। और फिर ठीक इसके बाद उसे एक सीधे सपाट सवाल में बदल दिया जाता है। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों के नाम बताइए। देखा, ये बहुत असरदार तरीका है। जो एक काव्यात्मक, एक इमोशनल इमेज थी, उसे अब एक फैक्ट बना दिया गया। एक ऐसी जानकारी जिसे याद रखना जरूरी है। इमोशन को इन्फॉर्मेशन से जोड़ दिया गया। और बिल्कुल यही पैटर्न फिर से दोहराया जाता है। कविता एक आइडिया देती है, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। और फिर एक्सरसाइज में क्या पूछा जाता है? भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम लिखिए। ये बहुत बड़ी बात है। अब बच्चे सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो एक्टिव हो गए हैं। वो खुद अपने हीरो हीरोइन के नाम लिखकर उस राष्ट्रीय कहानी का हिस्सा बन रहे हैं, उसे पूरा कर रहे हैं। अब ये चैप्टर और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ देश के बारे में नहीं है, ये भाषा सिखाने के बारे में भी है। और यहाँ इस कविता को एक टूल की तरह भाषा की स्किल सिखाने के लिए बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत होती है सबसे आसान चीज से, राइमिंग वर्ड्स, यानी तुकबंदी। कविता से ही शब्द उठाए जाते हैं। प्यारा, न्यारा, सुंदर समंदर, धारा, सारा। बच्चों को सिखाया जाता है कि एक जैसी आवाज वाले शब्द कैसे पहचानें।
ये भाषा की लय को पकड़ने का पहला सबसे जरूरी कदम है। फिर लेवल थोड़ा सा ऊपर जाता है। अब बच्चों को सिर्फ राइमिंग वर्ड्स पहचानने नहीं है, बल्कि खाली जगह में सही शब्द भरकर कविता को पूरा करना है। इससे उनकी समझ और वोकैबुलरी दोनों टेस्ट होती हैं। पर मजे की बात यह है कि ये सब भी देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव वाले थीम के अंदर ही हो रहा है। और अब आता है भाषा का सबसे एडवांस काम। बच्चों को सिखाया जा रहा है कि एक ही शब्द के एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं। जैसे फल, इसका मतलब खाने वाला फ्रूट भी होता है और किसी काम का नतीजा या परिणाम भी। ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की शुरुआत है। और देखिए, यहां भी जो उदाहरण लिया गया वो शब्द फल सीधे कविता से ही आया है। हर चीज कितनी खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब हम पहुंचते हैं चैप्टर के आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से में। यहां देशभक्ति के जो बड़े बड़े आइडियाज हैं ना, उन्हें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में बदल दिया जाता है। मतलब अब सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं, अब कुछ करके दिखाना है। ज्ञान को एक्शन में बदलना, सीखने को पक्का करने का इससे बेहतर तरीका और क्या होगा। ये कितना मजेदार आइडिया है। एक क्राफ्ट एक्टिविटी दी गई है, अपना खुद का मुकुट बनाओ। इससे होता क्या है, बच्चे कविता की उस लाइन को, मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, असल में जी रहे हैं। वो सचमुच हिमालय का मुकुट अपने सिर पर पहनते हैं। इससे वो आइडिया उनके लिए सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं रहता, बल्कि एक पर्सनल, एक यादगार अनुभव बन जाता है। और बात यही नहीं रुकती। आखिर में कुछ और एक्टिविटीज भी हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे में रंग भरना, हिमालय के ऊपर एक पहेली सुलझाना, या फिर वर्ड सर्च पजल में कविता के शब्द ढूंढना। इन सब से राष्ट्रीय प्रतीक और कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाते हैं। कुल मिलाकर सीखना एक खेल बन जाता है और इसी खेल में पहचान बनाई जाती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये जो एक आम सी दिखने वाली कविता है और इसकी ये एक्सरसाइज, ये आखिर इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक बहुत ही बारीकी से बनाया गया नैरेटिव है। एक पूरा आर्किटेक्चर है जो भाषा सिखाने को, कल्चर को और राष्ट्रीय पहचान बनाने को एक ही धागे में पिरो देता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि वो एक ही बार में कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं, और ये सब एक बहुत ही पॉजिटिव और प्यार भरे माहौल में होता है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। एक देश की कहानी की शुरुआत कैसे होती है? शायद ऐसी ही कविताओं से, ऐसे ही सवालों से और ऐसे ही रंगीन कागज के मुकुटों से। यही वो पहली कहानियां होती हैं जो एक सामूहिक पहचान की नींव रखती हैं और फिर पीढ़ियों तक गूंजती रहती हैं।